ओके, सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 2, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर। रिलेशन ऑफ पार्टनर। मैम, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में ये कुछ नहीं है, ये आपको बस टॉपिक्स बताया हुआ है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टी, इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ पार्टनर, उसमें भी एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अथॉरिटी, एडमिशन के बारे में, लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टनर, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स, राइट। अब इसमें भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट में, इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पेज इज ऑफ नो यूज, हम आ जाएंगे कोई सेकेंड पेज में, दैट इज पेज नंबर 3.19। पेज नंबर 3.19। कॉपी निकाल करके रखो सब कोई, कॉपी और हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, बुक, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपका कितना बड़ा टॉपिक है मैडम? देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3.5 पेज का आपका ये अकेला टॉपिक है, दैट इज योर राइट्स ऑफ पार्टनर टू वन अनदर। तो इसको हम अपन को करने में 1 घंटे से भी ऊपर लगेगा, 1 आवर में हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक बात पता है पार्टनरशिप क्या होती है? मैम, लास्ट क्लास में हमने एक लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने जनरल कंसेप्ट समझ लिया पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप क्या होती है। जस्ट अ सेकेंड। या सो लास्ट क्लास में हमने एक यूनिट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हमने एक जनरल अपना एक बेस बनाया कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उनके आपस के राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती है। क्या अगर एक पार्टनर फ्रॉड करता है, क्या दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है? क्या वो लोग कोई भी काम सबकी परमिशन के साथ कर सकते हैं, कि कोई मेजोरिटी मिलके भी कर सकते हैं? क्या उनको गुड फेथ में काम करना जरूरी है? कि अगर वो फ्रॉड किए तो क्या होगा? अगर थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड किए तो थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ डिटेल में हम उनके काम के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या राइट्स होंगी, किसकी क्या लाइबिलिटीज आएंगी, वो उस इसके बारे में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, ओके, हु इज दिस? आरती, अच्छा, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है, ओके। सो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, मतलब बेसिकली रिलेशन अमॉन्ग पार्टनर, कि अगर मैं बोलूं ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में अनुराग, आर्ची और श्रेया, ये तीनों पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो इन तीनों के आपस में क्या क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी? तो मैम, सबसे पहले है हमारा एक सेक्शन, उसका नाम है सेक्शन 9। तो देखो कौन कौन से सेक्शन है इसमें, सेक्शन 9 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 10 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 11 पढ़ने वाले हैं, लाइन सही है, लाइन सही है, सेक्शन 12 पढ़ने वाले हैं, फिर सेक्शन 13 पढ़ने वाले हैं। तो सारे सेक्शन अभी हम लोग लाइन से पढ़ने वाले हैं, 9, 10, 11, 12, 13। तो सबसे पहला आपका है सेक्शन 9, जो बात करता है जनरल ड्यूटी। एक आपकी आम ड्यूटी क्या बनती है? जैसे आप एक पेरेंट हो, आप एक पेरेंट हो तो आपकी जनरल ड्यूटी क्या बनती है? एज अ पेरेंट आपकी जनरल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को ढंग से खाना दो, पढ़ाई, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दो, उनका देखभाल करो, उनको ढंग से पाल पोस के बड़ा करो, ठीक है। तो ये आपकी जनरल ड्यूटी बनती है। सिमिलरली एज अ पार्टनर आपकी जनरल ड्यूटी क्या बनती है? आप तीनों पार्टनर हो, आप तीनों पार्टनर हो, मतलब आप तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, आप तीनों मिलके साथ में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी एक जनरल ड्यूटी बनती है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करो जो बिजनेस के हित के अगेंस्ट हो। हित के अगेंस्ट मतलब जो बिजनेस के लिए नुकसानदायक हो, जो बिजनेस को लॉस कर दे,
जो बिजनेस के लिए सही ना हो वो काम आप नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको मान के चलो बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदना है, सेम कंप्यूटर कहीं 50,000 में मिल रहा है और कहीं और वो 60,000 में मिल रहा है, तो आप वो कौन सा खरीदोगे? आप ऐसे थोड़ी सोचोगे मेरा थोड़ी है, बिजनेस का है, चलो सेम कंप्यूटर एक जगह से 50,000 में मिल रहा है, एक जगह से 60,000 में मिल रहा है, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए? ऑब्वियसली जहां से 50,000 मिल रहा है, 50,000 में मिल रहा है, कंप्यूटर सेम है, डिट्टो सेम, सारे स्पेसिफिकेशन फीचर सेम है, सस्ता देख के लोगे, जहां कम में मिलेगा, जहां सबसे कम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हर वो काम करना है जो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए हो, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए जो फर्म के अच्छे के लिए हो। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे फर्म का नुकसान हो। ये आपकी एक जनरल ड्यूटी बनती है बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ पार्टनर, कि आप जब भी कोई डीलिंग्स कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो देखो वो काम करो, वो डिसीजन लो जिससे फर्म का बेनिफिट हो। अपना पर्सनल बेनिफिट मत देखना, अपना अकेले का पर्सनल बेनिफिट मत देखना। ये नहीं कि ये जो 50,000 वाला बेच रहा था ना, मान के चलो अनुराग कंप्यूटर खरीद रहा था, अनुराग कंप्यूटर खरीद रहा था फर्म के लिए, ठीक है, अब उसको ना एक जगह से सेम कंप्यूटर 50,000 में मिल रहा था, ये कोई ऐसे ही थर्ड पार्टी था, उसको वो नहीं जानता, और एक जगह से 60,000 में मिल रहा था, और जो 60,000 में दे रहा था ना वो उसका भाई था, वो उसका भाई था, ब्रदर ब्रदर। तो उसने सोचा यार मेरे भाई का फायदा हो जाएगा, और उसने सोचा मेरा भी पर्सनल फायदा हो जाएगा, मेरा भाई है, तो ये सोच के इससे 60,000 में खरीद लिया। बट ये गलत हो जाएगा। हाँ मैडम, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको अपना पर्सनल एडवांटेज नहीं देखना है, आपकी जनरल ड्यूटी बनती है, बीइंग अ पार्टनर आपकी जनरल ड्यूटी बनती है कि आप वो काम करो जो फर्म के हित में हो, जो फर्म के एडवांटेज के लिए हो। ये एक बहुत ही जनरल पॉइंट है जो कि है आपका सेक्शन 9। सॉरी। ओके, सो अब यहाँ पर एक बात पढ़ते हैं। पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, बिजनेस तो कैरी ऑन कर रहे हैं, बट टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट मैडम? टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सिर्फ ऐसा काम करो जो फर्म के एडवांटेज के लिए हो, और जस्ट एंड फेथफुल रहना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि आपने कुछ सामान बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, और वो ना प्रॉफिट अपने आप अपने पास रख लिया, बाकी पार्टनर्स को बताया नहीं कि ये फर्म का प्रॉफिट है। वो घर ले जाके मस्त अपनी बीवी बच्चों को मूवी मूवी ले जाके आ गए उस पैसे से, उस पैसे से मस्त एंजॉय करके आ गए। नहीं, नहीं, आपको फेथफुल रहना है, धोखाधड़ी नहीं करना है। ये जनरल ड्यूटी है, मतलब एक जनरल आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जनरल ड्यूटी बनती है। सबसे पहले आपको ऐसा काम करना है जो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में हो। दूसरा, आपको हर पार्टनर्स के साथ फेथफुल रहना है, कुछ छुपन छुपाए नहीं करना है, छुपन छुपाए नहीं करना है कुछ भी। एंड टू रेंडर true accounts and full information of all things affecting firm to any partner or his legal representative। तीन बातें लिखी हुई है यहाँ, ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है, और ये पॉइंट नंबर सी है। तीन बातें लिखी हुई है सेक्शन 9 में। तीन जनरल ड्यूटी बताई गई है पार्टनर की। मैम क्या बोला? तीन जनरल ड्यूटी बताई गई है पार्टनर की सेक्शन 9 में। जैसे माँ बाप की जनरल ड्यूटी क्या होती है? बच्चों को खाना दो अच्छे से, बच्चों का खाने का ध्यान रखो, एजुकेशन का ध्यान रखो, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखो। वैसे ही एक पार्टनर की, आप पार्टनर हो मतलब आपका रिलेशनशिप है, आप पार्टनर हो फर्म में, आपकी जनरल ड्यूटी क्या बनती है? सबसे पहले तो कोई ऐसा काम मत करो जो फर्म के लिए नुकसानदायक हो, मतलब ऐसा काम करो जो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में हो। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा ना फर्म का, वो वाला काम करना, वो वाला काम करना जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तो जो ऐसा काम करो जो फर्म के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में हो। दूसरा, दूसरा, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। मान के चलो कि मैं भी हूँ इन चारों के साथ पार्टनरशिप में, आपके साथ पार्टनरशिप में मैं भी हूँ। एक कस्टमर आया, मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, फर्म से मत खरीद, मैं तेरे को अलग से पर्सनली अपना सस्ते में दे दूंगी, पर्सनली अपना सस्ते में दे दूंगी। और मैंने उसको सामान बेच के अपना प्रॉफिट कमा लिया और अपने पास पर्सनल जेब में रख लिया, बाकी पार्टनर्स को दिखाया ही नहीं। फर्म का सामान बेच के प्रॉफिट अपने पास अकेले रख लिया, बाकी पार्टनर्स को बताया ही नहीं। ये गलत हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू बी फेथफुल विद ऑल द पार्टनर। एंड तीसरा, आई हैव told you when I was teaching you difference between partnership and HUF, वहां पर मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के केस में हर पार्टनर के पास ये अधिकार होता है कि मुझे जांच पड़ताल करनी है। किसकी जांच पड़ताल करनी है? अकाउंट्स की, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L। मुझे अकाउंट्स चेक करना है, मुझे अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं।
इंफॉर्मेशन चेक करने हैं। 3 पार्टनर्स हैं, अनुराग, श्रेया और चारू और मैं, हम लोग चारों पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने मान के चलो कुछ सीक्रेटली प्रॉफिट कमा लिया, इन तीनों को नहीं बताया, तो ये तीनों को मेरे ऊपर डाउट हो गया कि दीदी हमारे साथ ना कुछ खेल कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है। तो ये लोग ने बोला दीदी हमें अकाउंट्स चेक करना है, हमें अकाउंट्स चेक करना है। तो क्या ये अकाउंट चेक कर सकता है? यस, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू चेक अकाउंट्स। सबको अधिकार है अकाउंट्स चेक करने का, उसको एक्सेस करने का, उसको पढ़ने का, फुल इंफॉर्मेशन लेने का हर पार्टनर का अधिकार होता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा मांग रहा है, जैसे मान के चलो मैं हमारे फर्म में मैं पूरा अकाउंट्स मेंटेन करती हूँ, क्योंकि अब इन तीनों को अच्छे से आता नहीं है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे से आता है। तो मान के चलो कि मैं पूरा अकाउंट्स मेंटेन करती हूँ फर्म का, पूरा मेरे मेरे अंडर है, पूरा मेरे अंडर है। अब अगर कोई पार्टनर मेरे से अकाउंट्स मांगने आएगा, मान के चलो श्रेया मेरे पास आई, दीदी मुझे ये इस डेट का ये वाला डॉक्यूमेंट चेक करना है, मुझे ये अकाउंट्स दो, मुझे चेक करना है, तो क्या मेरी ड्यूटी बनती है उसको देना? हाँ जी, मेरी ड्यूटी बनती है उसको देना, मैं मना नहीं कर सकती, मैं मना नहीं कर सकती। अगर कोई पार्टनर मेरे पास आता है, मुझे अकाउंट्स चेक करना है, तो मुझे उसको देना पड़ेगा। जो भी पार्टनर के पास अकाउंट्स है, दूसरा पार्टनर उससे मांगता है कि मुझे चेक करना है, मुझे एक्सेस करना है, तो हमें उसको देना पड़ेगा। ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी जनरल ड्यूटी बनती है। और मैडम मान के चलो कि मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन 3 पार्टनर्स है मैडम? मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। मान के चलो 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी। अब इसमें क्या हुआ, डी ना टपक गया, डी टपक गया, तो उसकी बीवी मिसेस डी। अब मिसेस डी को ये लोग मिस्टर डी के हिस्से का प्रॉफिट मिसेस डी को देकर के आ रहे हैं, ऑब्वियसली ना। जो भी मिस्टर डी टपक गया, तो उसके बाटे का जो भी प्रॉफिट होगा, वो पूरा उसकी बीवी बच्चों को देके आएंगे, या तो बीवी को या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब क्या हुआ, मिसेस डी को लगा नहीं, ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये लोग मेरे को पूरा प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, ये लोग कुछ कम करके दे रहे हैं। तो मिसेस डी गई बोलने, मुझे अकाउंट चेक करना है आप लोग के, मुझे आप लोग के अकाउंट चेक करना है। मिसेस डी कर सकती है, हाँ कर सकती है, बेसिकली कर सकती है। अगर इनके बच्चे नहीं है, तो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो जाएगा? इनकी बीवी। अगर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनके बच्चे हैं, तो इनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब जो भी इनका, मिस्टर डी मर गए, तो जो भी इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, वो भी अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है क्या, कि आपको रेंडर करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा ट्रू अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है, और फुल इंफॉर्मेशन सारी चीजों की जिससे फर्म इफेक्ट हो रही है, टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स कोई पार्टनर मांगे तो देना पड़ेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मांगे, वो पार्टनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया, अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उसका उत्तराधिकारी है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आके मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कोई हैरा गहरा नत्थु गहरा आके मांगेगा तो देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपको इन 2 लोगों को देना पड़ेगा। कोई भी पार्टनर मांगेगा तो देना पड़ेगा, और उनका अगर वो मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके मांगेंगे तो देना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आई अच्छे से? बात समझ में आई? ठीक है, तो अब कॉपी खोलो, कॉपी खोलो। अच्छा रुको, कॉपी मत खोलो। दीदी क्या कर रहे हो? ठीक है, रुको ना, बता रही हूँ। एनालिसिस पढ़ लेते हैं। अब देखो, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो, आपको पता है आपका आईसीआई कैसे खेलता है, क्या करता है, आपको ना जबरदस्ती डराने के लिए इतने सारे पेजेस, इतने सारे पेजेस, एक ही चीज को ना 2 बार दे देता है। तो बेसिकली यहाँ पर ना सबसे पहले सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब उसी चीज को फिर से समझाया हुआ है, ये देखो, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 9, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 9, उसी चीज को फिर से समझाया हुआ है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ सेक्शन 9 में। तो कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी, किसी किसी टॉपिक का हम लोग सेक्शन से पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कहीं सेक्शन में ज्यादा अच्छे से लिखा होता है, एनालिसिस में बकवास लिखा होता है, कहीं कहीं एनालिसिस में ज्यादा अच्छे से लिखा होता है, सेक्शन में बकवास लिखा होता है। तो कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक में सेक्शन से पढ़ना है, कौन से टॉपिक में एनालिसिस से पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब एक बार रीड ले लेते हैं, सेम होगा तो काट देंगे, कोई नया पॉइंट होगा तो देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, उसी चीज को एनालाइज किया हुआ है पूरे सेक्शन 9 को, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पढ़ने से समझ में आना चाहिए। द पार्टनर शुड कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज एंड लेटर
they should render to any partner or his legal representative full information of all things affecting the firm. A partner must observe the utmost good faith in his dealings with other partner. वो गुड फेथ में रहना चाहिए, वही बात तो लिखी है, वही 3 बात तो लिखी है जो ऊपर लिखी है। पहला ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज वाली, दूसरा फेथफुल वाली, तीसरा रेंडर अकाउंट्स वाली, वही वाली 3 बात तो लिखी हुई है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है मैडम, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। शेम टू शेम। बाकी सब कुछ शेम टू सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल द पार्टनर्स आर बाउंड टू रेंडर अकाउंट्स टू ईच अदर, बट वेयर some of the accounts are kept by one of them, prima facie he would be proper person to explain and give full information about them। तो मेरे हिसाब से ना यहाँ पर ये एनालिसिस ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप इसको एनालिसिस से पढ़ सकते हैं। यस, इसको आप एनालिसिस से पढ़ सकते हैं। तो मैडम इतना सारा मार्किंग किया, इसको काट दे क्या? काटो मत, बट आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, ऐसा टिक कर सकते हो। कैसे? सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला आपका हो जाएगा पार्टनर शुड कैरी ऑन बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। तो ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको लिखा हुआ है उनको सही अकाउंट्स रेंडर करना है, फुल इंफॉर्मेशन रेंडर करना है, किसको? सारे पार्टनर्स को और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना है? रेंडर करना है फुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ फुल, सिर्फ फुल इंफॉर्मेशन की बात हुई है, अकाउंट्स की बात बाद में करेंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट, और अपना थर्ड पॉइंट हो जाएगा एनी पार्टनर, अ पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। तो तीसरा पॉइंट है आपका कि अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चौथा पॉइंट आ गया कि ऑल द और उनको रेंडर करना पड़ेगा अकाउंट्स टू ईच अदर, बट वेयर सम ऑफ द अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन ऑफ देम। कई बार क्या होता है, अकाउंट सिर्फ एक ही के कस्टडी में होता है। जैसे मान के चलो कि अपन चारों की फर्म है, और अपन चारों की फर्म में पूरे अकाउंट्स मैं ही मेंटेन करती हूँ, मुझे ही पता है अच्छे से कहाँ क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, क्या इशिका दीदी ये समझा दो, ये वाला पॉइंट समझा दो, ये वाला अकाउंट दिखा दो मेरे को, इस डेट की जर्नल एंट्रीज दिखा दो। आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो प्राइमा फेसी मतलब अगर कोई बंदा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो वही बंदा लायबल होगा, वही बंदा लायबल होगा पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इसको ऊपर से नहीं करके, ऊपर वाले पॉइंट से नहीं करके आप इसको ये एनालिसिस से ही कर सकते हो। सेक्शन 9 को आप एनालिसिस वाले पार्ट से ही कर सकते हो, एनालिसिस वाले पार्ट में ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है मैडम, अब कॉपी खोलो। ठीक है, कॉपी खोले। अब प्लीज लास्ट चैप्टर में जो नोट्स बनाए थे ना, उसमें 3-4 पेज की जगह छोड़ देना। जो लास्ट चैप्टर में नोट्स बनाए थे उसमें मैं दूंगी, नोट्स दूंगी मैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स का, सॉरी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का मैं नोट्स दूंगी। तो उसके लिए 3-4 पेज की जगह छोड़ देना। उसके बाद नए पेज से हेडिंग दो, नए पेज से हेडिंग दो, चैप्टर 2 नहीं, सॉरी यूनिट 2 रिलेशन, क्या नाम है इसका? रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी बन रही है, बट ठीक है एडजस्ट कर लेना। मैंने पहले ही बता दिया है, यूनिट 1 में 3-4 पेज की जगह छोड़ देना, जो पेंडिंग नोट्स है वो करा दूंगी मैं। यूनिट 2 के नोट्स मेरे साथ साथ बनाएंगे आप। हेडिंग चैप्टर का नाम है यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर। अब सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका सेक्शन 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दो, हेडिंग नंबर 1 जनरल ड्यूटीज, या फिर पहले सेक्शन लिखो या पहले ये लिख दो, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स।
सेक्शन 9, सेक्शन 9। अच्छा, अपनी लिस्ट में भी ऐड कर देना, अपनी लिस्ट में ऐड कर देना। याद करो, मैंने लिस्ट बनवाया था आपसे सेक्शन का, उस लिस्ट में भी आप ऐड कर देना। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग दो, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सेक्शन 9। अब क्या क्या जनरल ड्यूटी है? 3 जनरल ड्यूटी है, तो ऐसे एरो बना देना, 1, 2 और 3। 3 जनरल ड्यूटी है, तो ऐसे एरो बना देना। फर्स्ट जनरल ड्यूटी क्या है पार्टनर की? फर्स्ट जनरल ड्यूटी है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। फर्स्ट जनरल ड्यूटी है कि फर्स्ट कैरी ऑन बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट जनरल ड्यूटी। सेकंड ड्यूटी क्या है? एक्ट इन अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। ये हो गई आपकी सेकंड जनरल ड्यूटी। थर्ड जनरल ड्यूटी क्या है आपकी? रेंडर रेंडर ऑल रेंडर ऑल अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक सेकेंड, रेंडर ऑल अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, render all accounts and full information to information to people। किसको किसको देंगे? हमेशा ना, जब एक से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं ना, तो हमेशा एरो बना के लिखा करो या पॉइंटर्स में लिखा करो। तो क्या है ना, क्लैरिटी आती है। यही फायदा होता है चार्ट्स बनाने का, कि क्लैरिटी आ जाती है। उसी चीज को आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ोगे, उसी चीज को चार्ट के फॉर्म में पढ़ोगे, तो चार्ट के फॉर्म में ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसीलिए अपन नोट्स बनाते हैं। यहाँ पर लिख दो टू, किसको किसको? एक तो ऑल पार्टनर्स, और दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर। इससे ना आप भी नोट्स बनाना सीख जाओगे। आगे कोई भी पेज पढ़ोगे, कोई भी लॉ पढ़ोगे ना, खुद से आप समझ जाओगे कि इसके नोट्स कैसे बनाना है। मेरे साथ बना बना के आप भी सीख जाओगे मेरी तरह कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सेक्शन 9। सेक्शन 9। अब बताऊं, आपको ना बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ ये वाला चार्ट देख के आपका पूरा सेक्शन 9 जो है वो रिवाइज हो जाएगा। कि 3 ड्यूटीज होती है, जनरल ड्यूटीज होती है पार्टनर की, कि आपको धंधा कैसे करना है जो बिजनेस के कॉमन एडवांटेज में होगा, अटमोस्ट गुड फेथ में एक्ट करना है, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, और रेंडर करना है अकाउंट्स फुल इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्टनर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर, ऑल पार्टनर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टनर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप एकदम कंसेप्ट दिल दिमाग सब जगह बैठते जा रहे हैं। एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टनर्स फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर इन द कंपनी। अच्छा, आप शेयर खरीदी बेची कर रहे हो। इफ sorry, in a transaction between partners for the sale and purchase of share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all material facts। यहाँ पर आपको बोल दिया क्या हुआ, परचेज सेल ऑफ शेयर चल रहा था। यहाँ शेयर मतलब एक्चुअल में शेयर नहीं, यहाँ पर शेयर मतलब आप अपना हिस्सेदारी कम ज्यादा कर रहे हो, अपनी ओनरशिप कम ज्यादा कर रहे हो, अपनी परसेंटेज कम ज्यादा कर रहे हो। मतलब या तो आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर रहे हो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ा रहे हो, समझ लो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, या कुछ भी खरीदी बेची का ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन चल रहा था पार्टनर्स के बीच में परचेज सेल का। तो उसमें से एक पार्टनर जो था उसको अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज थी, और दूसरे वाले बंदे को अकाउंट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मान के चलो वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। मान के चलो 2 पार्टनर्स थे, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। 2 पार्टनर्स थे, ये बंदा ना इंजीनियर है, ये बंदा इंजीनियर है, और ये जो दूसरा वाला बंदा है ना, ये सीए है, ये सीए है। 2 पार्टनर्स हैं, एक बंदा सीए है, दूसरा बंदा इंजीनियर है। एक बात बताओ, किसको बैलेंस शीट समझ में आएगी? बैलेंस शीट सीए को समझ में आएगी ना, कॉमर्स वाला बंदा है। क्या बैलेंस शीट और अकाउंट्स इंजीनियर को समझ में आएगा? जर्नल एंट्री ऊपर से पास हो जाएगी, ऊपर से पार हो जाएगी उसके। अकाउंट्स, बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट, फिक्टिशियस एसेट, कुछ समझ में आएगा उसको? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर में से एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा सीए है। और इट इज वेरी ऑब्वियस कि अकाउंट्स का पूरा नॉलेज इस सीए वाले पार्टनर को होगा,
लेकिन इस इंजीनियर वाले बंदे को कोई भी नॉलेज नहीं होगा। तो डोंट यू थिंक यहाँ सीए वाले पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको अकाउंट समझाए, मतलब ऐसे बैठ के पढ़ाने नहीं बोल रही हूँ मैं, बट बिजनेस का अकाउंट्स क्या है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, वो अगर इंजीनियर पूछेगा कि मुझे बिजनेस का अकाउंट्स दिखा, मुझे बिजनेस का अकाउंट समझा, कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ हमारे फर्म में, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, कितने की असेट है, कितने की उधारी है, तो जब अगर इंजीनियर पार्टनर बोलेगा ना मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दे अकाउंट्स का, तो ये जो सीए वाला पार्टनर है ना उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी कि वो उसको पूरा से इंफॉर्मेशन दे, एक्सप्लेनेशन दे, उसको समझा दे पूरा कि हाँ देख ऐसा 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 है, ये पूरे मटेरियल फैक्ट्स है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि परचेज सेल का पार्टनर्स के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट चल रहा है, तो उस केस में वन ऑफ देम, उनमें से जो एक था सीए वाला, इज बेटर एक्वेंटेड विद द अकाउंट्स, मतलब उसको ज्यादा अच्छे से अकाउंट्स की नॉलेज है और पूरा फर्म का अकाउंट्स वही मेंटेन करके रखा है, देन दी अदर, दूसरा वाला नहीं जानता है, इंजीनियर नहीं जानता है, तो इट इज हिज ड्यूटी, यानी सीए वाले पार्टनर की ड्यूटी बनती है टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। तो ये वाला एनालिसिस अच्छे से पूरा पढ़ लेना, तो आपको इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ऊपर रहने दो, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एनालिसिस से ही करना सेक्शन 9। इसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमारा सेक्शन 9 होता है कंप्लीट। आते हैं दूसरे सेक्शन में, सेक्शन 10। हाय अल्लाह मैडम फ्रॉड हो गया तो, मैडम सीए वाले पार्टनर ने बेचारे इंजीनियर वाले सीधे साधे पार्टनर के साथ फ्रॉड कर दिया तो उस केस में क्या करेंगे मैडम, क्या करेंगे? जैसे मान के चलो, चलो अपन ना एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले मैडम? मान के चलो कि ये फर्म है, अब मैं डब्बा बना रही हूँ तो समझ जाना डब्बा मतलब फर्म, ठीक है, और बहुत ज्यादा ही अच्छा चलो अच्छा डब्बा बना देते हैं, ये डब्बा है, अब डब्बा मतलब फर्म। अब इस फर्म के अंदर मान के चलो 4 पार्टनर्स हैं, अब 4 पार्टनर्स कौन कौन है? मान के चलो एक है आपका राजू, एक है आपका फरहान नहीं, श्याम, और एक है आपका बाबूराव। ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है, एक बाबूराव है, एक श्याम है, एक और एक राजू है। अब आपको पता है इनमें से उल्टी खोपड़ी कौन है? इनमें से उल्टी खोपड़ी कौन है? ये बेचारा बहुत सीधा साधा है, ये भी बेचारा बहुत सीधा साधा है, ये राजू जो है ना ये उल्टी खोपड़ी है, पूरा उल्टी खोपड़ी है। अब इसने क्या किया, इसने छुपन छुपाए जा करके ना गांजे का धंधा कर लिया, गांजा बेचने का धंधा कर लिया। कितने में? 150 रुपया में। तो इसने गांजा बेचने का धंधा कर लिया। अब इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और हुआ क्या, पकड़ा गए। बाद में वो मोटू सेठ ने पकड़ लिया, तो इसके ऊपर बेचारे के ऊपर, बेचारा नहीं, अब इसने जो ट्रांजेक्शन किया ना वो फर्म के नाम से किया। फर्म की नाम क्या है? हेरा फेरी, हेरा फेरी लिमिटेड। फर्म के नाम से इसने गांजे का धंधा कर दिया। अब हुआ क्या, उस वजह से फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, फर्म के ऊपर 5 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई, फर्म के ऊपर 5 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई कि 5 करोड़ वापस करो, 5 करोड़ वापस करो। आपको क्या लगता है कि कांड किया किसने? राजू ने। भुगतेगा कौन? तीनों भुगतेंगे क्या? नॉर्मल केस में तो तीनों भुगतते हैं, बट मैडम एक बात सुनो, यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड, क्या उस फ्रॉड के बारे में श्याम और बाबूराव को पता था? नहीं, श्याम और बाबूराव को नहीं पता था उस फ्रॉड के बारे में। राजू ने बाकी दोनों के साथ फ्रॉड किया है, तो कायदे से श्याम और बाबूराव क्यों देंगे उसका पैसा? क्योंकि जहां फ्रॉड इन्वॉल्व होता है ना, तो जिसका जो फ्रॉड करता है वही बंदा लायबल होता है, जो फ्रॉड करता है वही बंदा लायबल होता है। तो इस केस में एक बार के लिए तो लाइबिलिटी फर्म के ऊपर आ गई, तो मान के चलो हेरा फेरी 5 करोड़ रुपए पटा देगी। अब जब हेरा फेरी 5 करोड़ पटा देगी ना, तो हेरा फेरी यानी इस फर्म का राइट बनता है कि वो ये पूरा 5 करोड़ अकेले राजू से रिकवर करे। हेरा फेरी एक बार के लिए पटा देगी पैसा, और उसके बाद वो राजू का कॉलर पकड़ेगी कि तूने फ्रॉड किया, तेरी वजह से 5 करोड़ का लॉस हुआ, तू दे पूरा का पूरा 5 करोड़। तो ये जो फर्म है ना, बाकी पार्टनर्स है, उनका राइट बनता है कि वो ये पूरे पैसे रिकवर करे, किससे? जिसने फ्रॉड किया है उससे, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये 5 करोड़ का जो लाइबिलिटी आया है वो फ्रॉड करने से आया है। फ्रॉड किसने किया? राजू ने। तो ये पूरा का पूरा 5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ राजू अकेला भरेगा, श्याम और बाबूराव नहीं भरेंगे। ये पूरा का पूरा 5 करोड़ राजू अकेले भरेगा। एक बार अगर फर्म पे कर भी देती है तो बाद में वो पूरा राजू से रिकवर करने का राइट रखती है, यानी कि फर्म और बाकी पार्टनर्स राजू से पूरा पैसा 5 करोड़ रिकवर कर सकते हैं। ये उनका राइट है, ये उनका राइट है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो मैम
एक बात बताओ, अपन ने तो पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट ये बोलता है कि सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं। अगर एक पार्टनर ने कुछ कांड किया तो उसके लिए बाकी सब भी लायबल होंगे, क्योंकि वो एजेंट है और बाकी सब उसके प्रिंसिपल है। तो ये तो अपन ने माँ का कंसेप्ट पढ़ा था, याद करो लेक्चर 1 से, माँ का कंसेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट। लेकिन ना ये जनरल वर्क के लिए होता है, जिसमें मान के चलो कि जनरली हमने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, मैंने 5 करोड़ का नॉर्मल परचेस कर लिया, गुड्स परचेस कर लिया, गुड्स परचेस कर लिया, तो अब वो तो फर्म के नाम पे किया है ना, तो ये जो मैंने गुड्स परचेस किया है ये तो बाकी पार्टनर्स के भी हाफ में किया है ना, तो ये माना जाएगा मैंने फर्म के भी हाफ में परचेस किया है, तो इसका पेमेंट करने के लिए सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। मतलब जो म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट होता है वो नॉर्मल केसेस में अप्लाई होता है, जब हम फ्रॉड व्रॉड नहीं कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल सही तरीके से धंधा कर रहे होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधा कर रहे होते हैं, तब अप्लाई होता है। बट जहां बात फ्रॉड की आ जाती है, मैम मार्क माई वर्ड्स, जहां बात फ्रॉड की आ जाती है कि अगर आपने फ्रॉड कर दिया, जहां बात फ्रॉड की आ जाती है, अगर आपने फ्रॉड कर दिया, उस केस में सिर्फ वही बंदा लायबल होता है, सिर्फ वही पार्टनर लायबल होता है जिसने फ्रॉड किया, बाकी पार्टनर्स यहाँ लायबल नहीं होंगे। ये एक्सेप्शन है, यहाँ म्यूचुअल एजेंसी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब फ्रॉड बेचारे श्याम और बाबूराव को तो पता नहीं था ये ले जाके गांजे का धंधा कर रहा है, तो वो क्यों लायबल होंगे? तो इस केस में, फ्रॉड के केस में, पूरा पैसा देने के लिए अल्टीमेटली ये पार्टनर ही लायबल होगा। और एक बार अगर फर्म पैसा दे देती है तो फर्म के पास राइट है कि वो पूरा 5 करोड़ पूरा पैसा डिफॉल्टिंग पार्टनर से रिकवर करे। डिफॉल्टिंग पार्टनर यानी जिसने फ्रॉड किया है, एग्जाम्पल राजू। चलो आई होप समझ में आ गया आपको। एक बार बुक की रीडिंग ले लेते हैं। सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई मतलब टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस मतलब किसी के नुकसान की भरपाई करना। हिंदी में बोलूं ना तो हिंदी में भी लिख सकते हो अपने कॉपी में बहुत सही तरीके से कि इंडेमनिफाई मतलब नुकसान की भरपाई करना, नुकसान की भरपाई करना, नुकसान की भरपाई करना, इसको बोलते हैं हम इंडेमनिफाई, टू मेक गुड द लॉस। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड से किसी को नुकसान होता है तो आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। किसको? पार्टनर को। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑफ द फर्म। उसने फर्म के ही नाम से कुछ कर रहा था, फ्रॉड किया, लॉस हो गया, एक बार के लिए फर्म ने पे कर दिया, तो पार्टनर की जिम्मेवारी बनती है, पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो उस लॉस को फर्म को रीपे करे, और फर्म का राइट बनता है कि वो पैसा पार्टनर से ले। तो यहाँ पर क्या हुआ, हेरा फेरी लिमिटेड को, नॉट लिमिटेड सॉरी, हेरा फेरी एंड कंपनी, हेरा फेरी एंड कंपनी को राजू की वजह से 5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो राजू की ड्यूटी बनती है कि वो 5 करोड़ हेरा फेरी को दे, 5 करोड़ हेरा फेरी एंड कंपनी फर्म को दे, हेरा फेरी फर्म को दे। तो अगर हेरा फेरी को राजू की वजह से 5 करोड़ का नुकसान हो गया तो राजू की ड्यूटी बनती है कि वो 5 करोड़ हेरा फेरी को दे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हर पार्टनर की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंडेमनिफाई करे। क्या इंडेमनिफाई मतलब नुकसान को भरे। एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट, हर वो लॉस जो फर्म को होगा बाय हिज फ्रॉड, उसके फ्रॉड की वजह से, इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। एनालिसिस पढ़ लेते हैं। द पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and the amount so brought in the partnership should be divided between the partners. इसमें भी एनालिसिस से पढ़ना, ऊपर से मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे मान के चलो ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियसली मान के चलो ये है हेरा फेरी, ये है हेरा फेरी, यहाँ पर है राजू, श्याम और बाबूराव, 3 पार्टनर्स है, राजू, श्याम और बाबूराव। अब हेरा फेरी को 5 करोड़ का नुकसान हो गया, मान के चलो ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1 बराबर, ठीक है, बराबर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब हुआ क्या, ये जो 5 करोड़ का लॉस था, मान के चलो एक बार हेरा फेरी फर्म ने दे दिया, मतलब मान के चलो इसमें से आधा इसने दिया, आधा इसने दिया, आधा इसने दिया, लेकिन क्या हम श्याम और बाबूराव से रिकवर करना था, इसको 3 करोड़ कर देते हैं, मान के चलो इसको 3 करोड़ कर देते हैं, 3 करोड़ का लॉस है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 करोड़ का लॉस इसने दिया, 1 करोड़ का लॉस इसने दिया, 1 करोड़ का लॉस इसने दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में देंगे।
अब हुआ क्या यहाँ पर, क्या श्याम और बाबूराव को 1 रुपए भी बेयर करना चाहिए? नहीं, 1 रुपए का नुकसान भी बेयर नहीं करना चाहिए। तो ये जो बाकी दोनों का लॉस है, ये राजू किसको देगा? फर्म को देगा। राजू 2 करोड़ जो है लॉस वो पूरा फर्म को देगा, और फर्म जो है इस 2 करोड़ के लॉस को इन दोनों में बांट देगी। श्याम को 1 करोड़ दे देगी, बाबूराव को 1 करोड़ दे देगी, तो उनका न्यूट्रल हो जाएगा, उनका कट ऑफ हो जाएगा, उनका कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो 1 रुपए भी लॉस बेयर नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, पूरा का पूरा 3 करोड़ लॉस राजू ने बेयर किया। तो क्या बोला यहाँ पर, राजू फर्म को दे देगा और फिर फर्म बाकी सारे पार्टनर्स को, इनोसेंट पार्टनर्स को दे देंगे वो पैसा। यही वाली बात यहाँ लास्ट में लिखी हुई है कि जो पार्टनर है जो डिफॉल्ट कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, पार्टनर कमिटिंग फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मस्ट मेक गुड द लॉस, उसको लॉस को गुड करना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा, लॉस का पैसा देना पड़ेगा किसको? फर्म को। फर्म को पैसा देना पड़ेगा जितना भी लॉस हुआ बाय हिज मिसकंडक्ट, एंड द अमाउंट सो ब्रॉट इन द पार्टनरशिप, जो भी पैसा फर्म के पास आया, जो भी पैसा राजू हेरा फेरी को देगा, शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। यहाँ रिमेनिंग पार्टनर्स की बात हो रही है, जो इनोसेंट पार्टनर्स है उनके में बांट देंगे, उनके में बांट देंगे, क्योंकि ताकि कट ऑफ हो जाएगा ना, क्योंकि लॉस भी तो वो बेयर किए। एक बार के लिए फर्म ने पे किया लॉस, एक बार के लिए फर्म ने पे किया लॉस, तो एक बार के लिए बाकी सारे पार्टनर्स ने बियर किया लॉस, तो हम डिफॉल्टिंग पार्टनर से पैसा फर्म ले लेगी और फिर फर्म वो पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स को दे देगी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई। अब उसके बाद एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है कि द एक्ट ऑफ अ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म और द प्रिंसिपल्स ऑफ द एजेंसी विच इज फ्रॉड ऑन हिज को पार्टनर्स, अगर आप फ्रॉड करते हैं, एंटाइटल्स द को पार्टनर्स एज बिटवीन देमसेल्फ टू थ्रो द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज अपॉन हिम। उसी बात को दोबारा से लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टनर जो है वो फ्रॉड करता है दूसरे पार्टनर्स के साथ, दूसरे को पार्टनर्स को उसके फ्रॉड के बारे में नहीं पता है, तो जो को पार्टनर्स है वो बच सकते हैं ये बोल के कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं थे, हमें नहीं पता था, इसने हमारे साथ भी धोखा किया, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंसेज डिफॉल्टिंग पार्टनर के ऊपर थ्रो कर सकते हैं, यानी कि पूरा इंजाम डिफॉल्टिंग पार्टनर के ऊपर लगा सकते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं है, इसने तो हमारे साथ भी धोखा किया है, और पूरा का पूरा राजू को लायबल ठहरा सकते हैं। यानी कि अगर राजू धोखाधड़ी करता है श्याम और बाबूराव के साथ, तो श्याम और बाबूराव ऐसे हाथ खड़े कर सकते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है, ये जो किया है राजू ने किया है, इसको पकड़ो, इसके साथ जो करना है करो, हम इन्वॉल्व नहीं है। तो जो को पार्टनर्स है वो पूरा का पूरा इंजाम थ्रो कर सकते हैं उस डिफॉल्टिंग पार्टनर के ऊपर। ये वाली बात लिखी हुई है किसमें? सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 में समझ में आई? तो इसका नोट्स बनाते हैं, इसका नोट्स बनाते हैं। आओ, ये हेरा फेरी वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो आप अपनी कॉपी में, इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं अपनी कॉपी में, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस एग्जाम्पल को आप बना लेंगे तो हेडिंग देना, सेकेंड हेडिंग है अपना, सेकेंड हेडिंग है अपना सेक्शन 10, सेक्शन 10, सेक्शन 10 which is basically what? Duty to indemnify, duty to indemnify for loss of, for loss by fraud, for loss caused by fraud, fraud हेडिंग दे दिया, हेडिंग दे दिया सेक्शन 10 ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखोगे कि अगर पार्टनर ने क्या किया, अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया तो उस केस में, रुको रुको, सिंपली एकदम शॉर्ट में ही बना लो, अगर पार्टनर, इफ पार्टनर हैज डन फ्रॉड, अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया तो उस केस में ये फर्म बना लो, ये कौन है? फर्म, ये कौन है? फर्म। छोटा सा बनाना, रुको, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना, इतना बड़ा काफी है। ठीक है, ये कौन है? फर्म। तो ये क्या करेगा, पार्टनर क्या करेगा? इंडेमनिफाई करेगा, इंडेमनिफाई करेगा किसको? फर्म को करेगा। और फिर आगे बना लेना, ये जो फर्म है ना, ये जो फर्म है ये वही पैसा किसको दे देगी? ये जो फर्म है, ये जो फर्म है ये पैसा दे देगी, डिवाइड कर देगी पार्टनर्स के बीच में। ये मान के चलो कि ये वाले पार्टनर में एग्जाम्पल लिख लो राजू, और यहाँ लिख लो श्याम और बाबूराव। ठीक है, बाबूराव यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स।
ठीक है, अब इसी को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट लिख दो, डिस्ट्रीब्यूट, समझ जाओगे, ये डायग्राम बना लो, समझ जाओगे आप लोग क्या, कि अगर राजू फ्रॉड करता है तो वो फ्रॉड के लिए उसको फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यानी फर्म जो भी उसके, फर्म को जो भी लॉस होगा उसके फ्रॉड की वजह से राजू फर्म को देगा और फर्म वो पैसा फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को दे देगी। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10, इसको बना लो जल्दी से, इसको बना लो, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 10। हम 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपर नोट्स के साथ, समझते हुए एग्जाम्पल्स के साथ। सेक्शन 9 हो गया है, सेक्शन 10 हो गया है, आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि आगे बढ़ा जा सकता है? नोट्स वाली स्लाइड पे क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट ग्रेट। डन, ओके ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 11, determination of rights and duties by partner by contract between them। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं पार्टनर्स के, वो कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली बताए जाते हैं, या तो वो एक्सप्रेस होते हैं या वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल यहीं पर देती हूँ मैं, यहाँ पर देती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक फर्म है, इस फर्म में ना 3 पार्टनर्स हैं, एक सीए है, एक सीएस है, एक सीएमए है। 3 पार्टनर्स हैं इस फर्म में, एक सीए, एक सीए है, एक सीएस है और एक सीएमए है। अब सीए को अकाउंट्स वगैरह का ज्यादा नॉलेज होता है, सीएस को लॉ का ज्यादा नॉलेज होता है, सीएमए को कॉस्टिंग वगैरह का ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने जिम्मेदारी ठहरा दी, हम ये जब तीन लोग आपस में पार्टनरशिप कर रहे थे, तो इन्होंने, इनकी जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ऐसे रिटर्न में एक अग्रीमेंट होती है, वो अग्रीमेंट का नाम है पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसको हम लिखित में होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें ये लोग आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं कि इनके आपस की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो जैसे हमने राइट्स में लिख दिया कि पूरा अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, पूरा अकाउंट्स मेंटेन करेगा सीए भाई साहब। अच्छा, पूरा लॉ का कंप्लायंस कौन करेगा, पूरा कंप्लायंस करेगा सीएस सर। और थर्ड, पूरा कॉस्टिंग में कौन मैनेज करेगा, कॉस्ट कौन मैनेज करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी सीएमए मैनेज करेगा। तो हमने ये पूरा राइट्स दे दिया, ये पूरा राइट्स दे दिया। तो ये तो हो गया एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेसली बता दिया इस वाले पार्टनर के पास ये राइट है, इस वाले पार्टनर के पास ये राइट है, और इस वाले पार्टनर के पास ये राइट है। एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में लिख करके बता दिया, तुम्हारे पास ये राइट होगा, तुम्हारे पास ये राइट, तुम्हारे पास ये राइट। तो ये हो गया एक्सप्रेस। अब मैम कुछ कुछ पावर्स ना इम्प्लाइड भी होते हैं। इम्प्लाइड मतलब अपने आप समझ जाओ, आप समझदार हो। जैसे मान के चलो जो सीए वाला पार्टनर है, उसको अकाउंट्स मेंटेन करने का राइट है। अब क्या डेली डेली एक एक जर्नल एंट्री वो खुद बैठ के फीड करेगा, एक एक जर्नल एंट्री, लेजर, पूरा ट्रायल बैलेंस? नहीं, ये छोटू मोटू चिल्लर पिल्लर काम वो तो करेगा नहीं। तो इसके लिए वो स्टाफ हायर कर सकता है। मान के चलो क्लर्क हायर करना चाहता है, अकाउंटेंट हायर करना चाहता है, ये सारी एंट्रीज करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, तो वो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। बट मैम ये पावर अलग से तो लिखा नहीं है अग्रीमेंट में, ये इम्प्लाइड है ना, ये इम्प्लाइड है ना। अगर वो उसको अकाउंट्स मेंटेन करने का राइट मिला है,
उसको अग्रीमेंट के अंदर अकाउंट सारे मेंटेन करने का अधिकार मिला है, ये एक्सप्रेस पावर, एक्सप्रेस राइट मिला है उसको। अब ऑब्वियसली वो पूरा खुद से तो करेगा नहीं, तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसको अकाउंटेंट तो हायर करना पड़ेगा ना, क्लर्क वगैरह स्टाफ वगैरह तो हायर करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए अगर एक काम करने का पावर आपको है, बात सुनना ध्यान से, एक काम करने का पावर आपको है, उस काम को करने के लिए कोई दूसरा काम करना जरूरी है, तो ये ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि हाँ आपके पास वो दूसरा काम करने का भी पावर है, वो इम्प्लाइड पावर है, वो इम्प्लाइड पावर है। तो आपके पास एक्सप्रेस पावर है अकाउंट्स मेंटेन करने का, लेकिन अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंटेंट को भी तो हायर करना पड़ेगा, क्लर्क को हायर करना पड़ेगा, तो ये इम्प्लाइड पावर हो जाएगा आपका, क्योंकि वो नहीं करोगे तो अकाउंट्स मेंटेन कैसे करोगे। तो वो भले ही एक्सप्रेसली नहीं लिखा है अग्रीमेंट में कि आप अकाउंटेंट को हायर कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मान लिया जाएगा आपके पास वो पावर है। क्यों? क्योंकि ये मेन पावर से डिराइव होके आता है, तो इसलिए ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइड पावर में। तो जो भी पावर्स मतलब राइट्स, जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टनर्स की होती हैं, या तो कई कई राइट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में लिख दी जाती हैं तो वो एक्सप्रेस होती है, या फिर कुछ इम्प्लाइड भी होती हैं जो ऑटोमेटिक क्लियर कट समझ में आता है कि हाँ आपके पास ये पावर है। अगर मेन काम को करने के लिए कोई दूसरे काम करना जरूरी है, तो वो सारे काम करने के पावर आपके पास ऑटोमेटिकली होते हैं, दैट इज इम्प्लाइड पावर और इम्प्लाइड राइट्स। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगी, इस लाइन को एक बार छोड़ दो। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी मैम, पूरे चैप्टर का ही नाम है रिलेशंस अमंग पावर, एंड हेडिंग का नाम है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट। सो यहाँ पर हम राइट्स एंड ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म मे बी डिटरमिन्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। मैम कैसे हम आपस में राइट एंड लाइबिलिटी कैसे डिटरमिन करेंगे कि आर्ची की क्या राइट एंड लाइबिलिटी होगी, दीप्ति की क्या राइट एंड लाइबिलिटी होगी, मेरी क्या राइट एंड लाइबिलिटी होगी। हमारी आपस की राइट एंड ड्यूटी ना हम अग्रीमेंट के द्वारा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सर, हमारा जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है ना, डीड जो हम बनाते हैं, उसमें हम डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब हम आपस में डिसाइड कर सकते हैं किसके पास क्या पावर होगा, बिल्कुल पार्टनर्स आर फ्री टू डिसाइड। तो उसको हम एक्सप्रेसली ना लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती है ना, ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो दो बात हमने पढ़ी। पहली बात कि जो पार्टनर्स की जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, पहली बात क्या कि पार्टनर्स की जो राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं वो आप कैसे डिटरमिन करते हैं, वो आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिटरमिन करते हैं। आपस में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना किसके पास क्या पावर है क्या नहीं है। और ये जो हम पावर देते हैं, जो आपके पास कौन कौन से पावर है, कुछ एक्सप्रेस पावर होते हैं, कुछ इम्प्लाइड पावर होते हैं। समझ में आया। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेराइड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने होते हैं, क्या बोला मैडम, क्या बोला, ये आपको एमसीक्यू नॉट एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कि अगर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या क्या मेजोरिटी की कंसेंट से काम चल जाएगा कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। नहीं मैडम, आपको सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। मतलब मान के चलो कि हमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। अभी तक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1, अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, ऐसे ही कर लेंगे क्या। तीन पार्टनर्स है, दो ने हाँ बोला एक ने ना बोला, कर लेंगे क्या चेंज। नहीं सर, नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंजेस करना है ना, तो उसके लिए आपको सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। मतलब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हो, तीनों पार्टनर्स हाँ बोलेंगे ना तभी कर सकते हो, सारे के सारे पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी कर सकते हो। और वो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये था आपका सेक्शन 11 का पहला पार्ट। और सेक्शन 11 का दूसरा पार्ट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। आपको याद होगा हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि नॉर्मली तो आप किसी को धंधे करने से मना नहीं कर सकते। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, सेक्शन 27 में पढ़ा था, सेक्शन 27 में पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या मैडम, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था अपन ने। वैसे तो आप किसी को धंधा करने से मना नहीं कर सकते, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, बट इसका कुछ एक्सेप्शन था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में है तो आप अपने पार्टनर्स को मना कर सकते हो कि ये सेम धंधा जब तक आप हमारे यहाँ कर रहे हो तब तक कहीं और नहीं करोगे। तो ये एक बात था जो कि कहाँ लिखा हुआ था, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कैसे याद रखोगे भैया, 25 में शादी, 27 में काम, 27 में काम,
27 में काम सेटल करना है। 27 की उम्र में काम नहीं, 25 में शादी कौन करता है भैया? 27 की उम्र में 27 की उम्र में काम सेटल करके शादी करना है। तो 27 की उम्र में आपको अपना काम जमाना है, तो ये हो जाएगा ट्रेड, ट्रेड धंधा, धंधा 27 की उम्र में। तो इससे याद रहेगा अग्रीमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, सेक्शन 27। अच्छा मैडम 27 पार्टनरशिप एक्ट का नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of firm while he is a partner. While he is a partner, जब तक आप हमारे पास हो किसी और के साथ नहीं रहोगे, जब तक तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो किसी और के बॉयफ्रेंड नहीं रहोगे, सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। तो ये वही वाली बात हो गई कि तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, किसी और की नहीं हो सकती। कबीर सिंह, तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। कबीर सिंह, तो ये क्या हो गया, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम किसी और के पार्टनर नहीं हो सकते, तुम किसी और के साथ कोई और धंधा नहीं कर सकते। गलत हो जाएगा भाई, मैंने कह दिया सिर्फ मेरे साथ धंधा करना मतलब मेरे साथ ही करना। सो ये क्या हो जाएगा, जब आप पार्टनर हो, वाइल यू आर अ पार्टनर। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट में बोल सकते हैं, क्या हम अपने पार्टनरशिप डीड में ये लिख सकते हैं कि आप हमारे पास आओगे तो बाकी सबको छोड़ के आना भाई? ऐसा नहीं कि उसके साथ भी हो हमारे साथ भी हो, ऐसा नहीं चलेगा सर। हमारे पास आओगी तो बाकी सबको छोड़ के आना, हमारे पास आओगे तो बाकी सबको छोड़ के आना। तो क्या हम ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हमारे उसूल हैं भाई, हमारे उसूल हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ फर्म। अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि तुम हमारे पार्टनर बनना चाहते हो, तुम सिर्फ हमारे साथ धंधा करोगे, इसके अलावा तुम कोई और बिजनेस नहीं कर सकते जब तक तुम हमारे पार्टनर हो, तो ये क्या वैलिड अग्रीमेंट है? यस। हम क्या किसी को बोल सकते हैं तुम आजीवन कोई धंधा नहीं करोगे? नहीं भैया, उसने तुम्हारे बाप का खा के नहीं बैठा है, तुम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि भाई, आप किसी को ऐसा बोल सकते हो क्या कि तुम जिंदगी भर किसी और के साथ रिलेशन में नहीं आओगे? नहीं, नहीं बोल सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि जब तक मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ मत रहना, मेरे को छोड़ने के बाद किसी और के पास जाना होगा तो चल जाना, लेकिन जब तक मेरे साथ हो सिर्फ मेरे साथ ही रहना। ऐसे ही बोल सकते हो भाई, ऐसा तो नहीं बोल सकते जिंदगी भर, इस जन्म में नहीं अगले 7 जन्म तक सिर्फ मेरे साथ रहना। भैया ये वैलिड नहीं होता है, ये अग्रीमेंट आपका क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ में आया? तो आप अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो कि जब तक आपका पार्टनर आपके पास है तब तक आप कोई और धंधा नहीं कर सकते हो, तो ऐसा आप लिख सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है। तो हो सक आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। अब एक बार हम लोग ना इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे इसके। ठीक है, एक बार एनालिसिस पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स को फिर से फिल्टर आउट कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स अपन ने पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन इसके नोट्स बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11। सबसे पहला आपका सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। मैडम सबसेक्शन भी याद करना है? नहीं भैया, सेक्शन याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। वो भी सारे सेक्शन याद करना पॉसिबल नहीं है, अगर मेजोरिटी ऑफ सेक्शन कर पाओ तो ठीक है, सब सेक्शन तो इग्नोर करो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन। अच्छा, फिर आ गया सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट। अच्छा, यहाँ मैंने बताना भूल गई थी क्या, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट मतलब अगर कहीं एक्ट में कुछ और लिखा है तो हम कुछ और को फॉलो करेंगे, और अगर कहीं एक्ट में कुछ और नहीं लिखा है तो फिर हम इसको फॉलो करेंगे। मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट मतलब अगर एक्ट में, एक्ट यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं और कुछ भी लिखा है तो पहले उसको फॉलो करेंगे, फिर उसको फॉलो करने के बाद हम ये वाली बात देखेंगे कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज ना एक्ट में भी लिखी हुई होती है। एग्जाम्पल दूं मैडम? एग्जाम्पल अभी पढ़े अपन सेक्शन 9 और 10। सेक्शन 9 और 10 में भी पार्टनर्स की कुछ ड्यूटीज लिखी गई है, कुछ राइट्स और ड्यूटीज लिखी गई है, तो वो भी तो उनकी राइट्स और ड्यूटीज है ना। तो राइट्स और ड्यूटीज माना कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो, आपका एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा जो आप अपने हिसाब से बनाओगे, तो आप पार्टनर्स अपने आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज वो अपने पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं, लेकिन पहले, उससे पहले जो पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई है उसको भी तो फॉलो कर लो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट मतलब पहले एक्ट देख लो, पार्टनरशिप एक्ट देख लो, उसमें जिस जिस प्रोविजन में, प्रोविजन यानी लॉ, प्रोविजन यानी लॉ, तो अगर पार्टनरशिप एक्ट में कोई लॉ लिखा है, कहीं पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई है, तो पहले उसको फॉलो करो, पहले उसको फॉलो करो, फिर अपना अग्रीमेंट देखना, और फिर अपना अग्रीमेंट देखना और उसमें आपकी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज होगी तो वो भी आप फॉलो करो, वो भी आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज होगी। तो राइट्स एंड ड्यूटीज देखने के लिए आप अग्रीमेंट तो देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो देखोगे, उससे पहले एक्ट देखो। पार्टनरशिप एक्ट में जो जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई है वो तो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज है ही, फिर उसके बाद देखना आप कॉन्ट्रैक्ट में आपकी क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है। इसीलिए सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। समझ में आया? ठीक है।
अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मे बी determined by contract between partners and it may be express or implied. It further provides that contract may be varied by consent of all partners. वही वाली बात है, वही वाली बात है, फिर से लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक तो पूरा सेम दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अभी तक तो मेरे को पूरा सेम दिख रहा है। अब सेक्शन 11(2) clearly provides that notwithstanding anything contained in section 27 of Indian Contract Act, contract between partners may provide that a partner shall not carry on any business other than the firm while he is a partner. I guess ये भी पूरा सेम है, पूरा सेम है, पूरा सेम है, पूरा डिट्टो 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 सेम है। अब पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एमिनेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ पार्टीज। ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जो पार्टीज के कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टीज कंसेंट देंगे तो उनके ऊपर रिलेशनशिप बनेगा। नॉट ओनली for its existence but for terms of the agreement in all things consistent with its essential nature and purpose. And an agreement to become partner is the first in the first instance or to carry or to vary the terms need not be manifested in a particular form. यहाँ पर क्या बात बोली गई है आपको, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो पार्टनरशिप होता है ना वो दोनों के बीच का रिलेशन होता है, दोनों आपस में दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप। अब वो रिलेशनशिप ना ही सिर्फ एग्जिस्टेंस में आने के लिए नहीं बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए भी होता है। अब वो लोग रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं। अब अगर फ्यूचर में आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करना चाहते हो तो वो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए भी सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी, उसके लिए भी सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। तो ये बस ऐसी छोटी सी बात लिखी हुई है यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ में कि जो पार्टनरशिप रिलेशन होता है वो सिर्फ एग्जिस्टेंस में आने के लिए नहीं बल्कि टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने के लिए भी वो होता है रिलेशन, जो कि वो बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए अगर आप अग्रीमेंट करते हो पार्टनर बनने के लिए या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करने के लिए तो उसके लिए आप ऐसे ही उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे ही एक दो लोगों के बोलने से उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सारे के सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी, सारे के सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 11। क्या बातें पढ़ी मैडम हमने सेक्शन नंबर 11 में? 3 बातें पढ़ी हमने सेक्शन नंबर 11 में। पहला कि जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं वो जो एक्ट में लिखी हुई होती हैं वो तो होती हैं, उसके अलावा आप पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हो, या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइड भी हो सकता है। थर्ड, अगर आपको पार्टनर्स की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करने हैं तो सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। फोर्थ ये पॉइंट है कि आप किसी पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख के मना कर सकते हो कि तुम जब तक मेरे पार्टनर हो कहीं और धंधा नहीं करोगे, कहीं और धंधा नहीं करोगे। लेकिन मैम ऐसे ओरली मना कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कैसे मना कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके ही मना कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर मना करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। ये था आपका सेक्शन 11। तो मेरे हिसाब से ना सेक्शन 11 सेक्शन 11 यहीं से पढ़ लो, एक ही तो है, एक ही तो लिखा है वैसे, एक ही तो लिखा है, ऊपर से ही पढ़ लो सेक्शन 11। यहाँ से मत पढ़ो, ये वाला काट दो, ये वाला पैराग्राफ भी काट दो, ये वाला पैराग्राफ भी काट दो। और सेम है, सेम है, डिट्टो सेम है। एक ही जगह से पढ़ना, दोनों जगह से मत पढ़ना। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था सिर्फ एनालिसिस से पढ़ना, ऊपर वाले से मत पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था सिर्फ एनालिसिस से पढ़ना, ऊपर वाले से मत पढ़ना। सर दोनों जगह से मत पढ़ना, कोई एक ही जगह से पढ़ना। मैं बताऊंगी किसमें कौन सी जगह से पढ़ना है। ठीक है, इसमें एनालिसिस से मत पढ़ना, इसमें ऊपर वाले से पढ़ना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर थर्ड में एनालिसिस से मत पढ़ना, ऊपर वाले से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये सेम है, इसको काट दो, इसको आप पूरा काट सकते हो, डिट्टो सेम है, इसको काट देना। ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ भी उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप रीड ले सकते हो लास्ट वाला पैराग्राफ। ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है एनालिसिस का उतना कोई खास नहीं है, बस एक बार आप रीड ले सकते हैं। इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 11। तो क्या हम लोग नोट्स बनाए सेक्शन नंबर 11 के? सेक्शन नंबर 11 के नोट्स बनाए? ठीक है, सेक्शन नंबर 11 हेडिंग 2
आप, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। सेक्शन 11 लिखो, सेक्शन 11 हेडिंग दो सेक्शन 11 की, क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, 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 सेक्शन 11, सेक्शन 11, सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 11 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब सबसे पहले राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब इसमें ऐसे करके लिख दो, रुको, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा गिवन इन एक्ट, एक्ट यानी कि पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में हो जाएगा डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। लिखो, हम कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन करते हैं। अब कैसे? कुछ एक्सप्रेसली लिख के, कुछ इम्प्लाइडली समझ में आ जाता है, कुछ इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब अगर इसमें आगे लिख सकते हो डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब अगर इसमें अपन को चेंजेस करने हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऐसे गोला बना दो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऐसे गोला बना दो, और फिर इसमें इधर से एरो खींच के लिखना कि अगर इसमें अपन को चेंजेस करने हैं, अगर इसमें अपन को चेंजेस करने हैं तो नीचे एरो दे करके लिख लेना, वी विल नीड कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, इतना लिख लेना। इससे समझ में आ जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपन को कोई चेंजेस करने हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है उसमें चेंजेस करने हैं, तो अपन को लगेगा कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अब लास्ट वाला पॉइंट अपना लिख लो, लास्ट वाला पॉइंट ऐसे एरो बना लो और लिखो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या बोलता है? हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं हम इसमें लिख दो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट may restrict partner to carry on other business। खत्म। इसी के साथ अपना सेक्शन 11 का होता है कंप्लीट, इसी के साथ अपना सेक्शन 11 का नोट होता है कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा मैडम हमने सेक्शन 11 में? हमने सेक्शन 11 में सबसे पहले पढ़ा कि पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी। पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज सबसे पहले एक्ट में दी हुई होगी, सबसे पहले पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज एक्ट में दी होगी। उसके बाद जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटी हो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बता सकते हैं, जो एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंजेस करना है तो आपको सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। और हम कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख सकते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में, किसमें? कॉन्ट्रैक्ट में। हम कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आप पार्टनर, हम पार्टनर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप कोई दूसरा धंधा कैरी ऑन नहीं कर सकते। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन 11। ये देखो कितने प्यारे नोट्स बन गए, ठीक है, कितने प्यारे नोट्स बन गए। ये पढ़ लोगे ना, आपको बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब रिवाइज करोगे ना, ये इनफ है, ये इनफ है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज माई प्रॉमिस। आप लोगों के सामने नोट्स बनाए, ये तो मैं ऐसे ही नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेरा तरीका सीख रहे होगे नोट्स बनाने का, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 11। उसके बाद
नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा पॉइंट मैडम? 4th पॉइंट, ठीक है, ये हो गया अपना नेक्स्ट 4th पॉइंट। सेक्शन 12, सेक्शन 12, यस, सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स को क्या क्या करना चाहिए, क्या काम कैसे करेंगे, कंडक्ट कैसे करेंगे, कंडक्ट यानी कि बिजनेस कैसे करेंगे, धंधा कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना, ये चीज का ध्यान रखना धंधा करते टाइम। तो कुछ कुछ जनरल पॉइंट दिए हुए हैं कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे करोगे। तो देखो स्टार्ट कैसे हो रहा है आपका, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, सब्जेक्ट टू, अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है, प्लीज ध्यान से सुनना नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये एक नया टर्म है आपके सामने, सब्जेक्ट टू एक नया टर्म है आपके सामने। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो उस कुछ और को फॉलो करना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो उस कुछ और को फॉलो करना, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तब इसको फॉलो करना। क्या बोल दिया मैडम, फिर से बोलो, फिर से बोल रही हूँ, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो उस कुछ और को फॉलो करोगे आप, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो उस कुछ और को फॉलो करोगे, और कुछ और नहीं लिखा है तो फिर आप इन 5 बातों को फॉलो करोगे। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। अब क्या लिखा है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब आप किसी का दूध भात नहीं रख सकते, तेरा दूध भात है, तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में, तू मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चल जा तू, तेरे को कुछ नहीं आता है। आप किसी पार्टनर को ऐसे बोल सकते हो तेरे को कुछ नहीं आता है, तू नहीं करेगा मैनेजमेंट, तू बिजनेस नहीं करेगा, हम लोग संभाल लेंगे, तू जा आना चाय पीना और चल जाना वापस घर। तो आप किसी पार्टनर को ऐसा नहीं बोल सकते। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब धंधा करने का राइट उसको भी है, हर पार्टनर को धंधा करने का राइट होता है। लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो हम कुछ और को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, मान के चलो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया 3 पार्टनर है इना मीना डी का, 3 पार्टनर है इना मीना डी का, हमने लिख दिया कि डी का जो है ना वो पगला है, उसको कुछ नहीं आता है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया डी का मैनेजमेंट नहीं करेगा, डी का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डी का धंधा नहीं करेगा, सिर्फ इना मीना, सिर्फ इना और मीना बिजनेस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना तो फिर उसको फॉलो करेंगे। उस केस में डी का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि धंधा नहीं कर सकता। उस केस में जो भी डे टू डे धंधा होगा वो बाकी दोनों पार्टनर करेंगे, इना और मीना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा होगा तो उस केस में सारे के सारे पार्टनर धंधा करेंगे, सारे के सारे पार्टनर टेक पार्ट करेंगे इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सेकेंड, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। भैया डिलीजेंटली मतलब सावधानी से, कॉमन सेंस के साथ, सावधानी बरतते हुए, कॉमन सेंस अप्लाई करके अच्छे से काम करो, लापरवाही नहीं करना। डिलीजेंटली मतलब लापरवाही नहीं करना, सावधानी से काम करना। हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो बिजनेस का काम सही तरीके से करे, डिलीजेंटली करे, मतलब अपनी होशियारी अप्लाई करके करे, अपना दिमाग अप्लाई करके करे, नेग्लिजेंसी ना करे, लापरवाही ना करे। ठीक है, उसके बाद any difference arising as to ordinary matter connected with the business may be decided by the majority of business। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। majority of partner and every partner shall have right to express his opinion before the matter is decided, but no change may be made in the nature of future without the consent of all partners, without the consent of all partners। क्या बोल दिया मैडम, क्या बोल दिया मैडम, क्या बोल दिया मैडम? मैंने ये बोला कि अगर हमें बिजनेस में, काम में, बिजनेस के काम में छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, मान के चलो कि हमें ना, मान के चलो कि हम ना हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा रेस्टोरेंट है, और अभी तक ना हम सिर्फ पिज्जा और बर्गर बनाते थे, अभी तक हम सिर्फ पिज्जा और बर्गर बनाते थे, अब हमें ना नूडल्स बनाना भी चालू करना है, नूडल्स बनाना भी चालू करना है। तो ये छोटे मोटे डिसीजन है, ये छोटे मोटे डिसीजन है। अभी तक आप ये ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स हैं। अभी तक आप पिज्जा और बर्गर बना रहे थे, अब आपको अपने पार्टनरशिप के धंधे में मैगी और नूडल्स बनाना भी चालू करना है। तो भैया इसके लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर हाँ बोल देंगे तो आप कर लेंगे वो काम। जैसे मान के चलो 3 पार्टनर्स हैं, श्रेया, आर्ची और दीप्ति।
3 पार्टनर्स है, श्रेया, आर्ची और दीप्ति 3 पार्टनर्स है। अब क्या हुआ, उनको छोटे मोटे चेंजेस करने हैं अपने बिजनेस में। वो रेस्टोरेंट है, वो तीनों का रेस्टोरेंट है, पिज्जा बर्गर बना के खिलाते हैं, पिज्जा बर्गर बना के बेचते हैं। अब उनको नूडल्स और मैगी बनाना भी चालू करना है। तो उस केस में अगर 2 लोग भी हाँ बोलेंगे तो चलेगा। मेजोरिटी यानी आधा से ज्यादा, 3 लोगों का आधा क्या होगा, 1.5, मतलब ऑब्वियसली मिनिमम 2 लोग हाँ बोलेंगे तो वो मैगी मैगी और नूडल्स बनाना चालू कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने पूरे नेचर ऑफ बिजनेस में ही चेंज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है हमारा, हमें रेस्टोरेंट का धंधा बंद करके सैलून खोलना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो यहाँ तो पूरा नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो जा रहा है, पूरा नेचर ऑफ बिजनेस ही चेंज हो जा रहा है। आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद करके सैलून खोलना है, तो इस केस में भैया किसी कोई एक जन भी मना करेगा ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में आपको तीनों पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, सारे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस केस में अगर श्रेया, दीप्ति, आर्ची तीनों हाँ बोलेंगे तो ही आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हो। छोटा मोटा ऑर्डिनरी चेंजेस करना है ना तो मेजॉरिटी पार्टनर्स के कंसेंट से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे धंधे का ही नेचर चेंज करना है, धंधा नेचर मतलब अब पिज्जा बना रहे थे, मैगी बनाना चालू करना है, ये नेचर चेंज नहीं हो रहा है, खाने का ही बिजनेस है ना, खाने का ही बिजनेस है। नेचर मतलब अभी तक फूड बिजनेस कर रहे थे, अब कपड़े का बिजनेस खोलना है, अभी तक कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, अब स्टील का बिजनेस चालू करना है, स्टील की फैक्ट्री चालू करनी है, पूरा नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस पूरा चेंज करना है। तो उसके लिए भैया सारे पार्टनर हाँ बोलेंगे तो ही आप वो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो वो वाली बात इस पैराग्राफ में दी हुई है कि अगर आपको कोई छोटे मोटे चिंदू पिंदू ऑर्डिनरी छपरी मैटर डिसाइड करना है या चेंज करना है तो सिर्फ मेजॉरिटी पार्टनर्स के कंसेंट से काम चल जाएगा, सारे पार्टनर्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। फिर से पढ़ती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर एंड अगर आपको ऑर्डिनरी मैटर से डील करना है, चेंजेस करने हैं, तो वो ना डिसाइड कौन कर सकता है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे छोटा मोटा डे टू डे डिसीजन लेना है, मान के चलो कि हम नॉर्मली परचेस करते हैं, चलो आज परचेस कर ले क्या, आज आज 10,000 का गुड्स परचेस कर ले क्या, ये डे टू डे मैटर है आपका, ये वाला मैटर के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं, सारे पार्टनर्स के कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, लेकिन फिर भी हर पार्टनर के पास अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है। जैसे मान के चलो कि हमें कुछ नॉर्मल अपना डे टू डे परचेस सेल से रिलेटेड डिसीजन लेना है, ये हमारा ऑर्डिनरी डिसीजन है परचेस सेल से रिलेटेड। 3 पार्टनर्स है, दीप्ति, श्रेया और आर्ची, 2 लोग ने हाँ बोला, मान के चलो श्रेया और दीप्ति ने हाँ बोला, आर्ची ने मना किया, तो भी डिसीजन ले लिया जाएगा। हाँ, मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया तो वो काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आर्ची को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है? राइट है, राइट है। भले ही मेजॉरिटी के कंसेंट से वो काम कर लिया जाएगा, लेकिन सारे पार्टनर के पास अपना ओपिनियन, अपना सजेशन देने का राइट होता है। देखो भैया, मेरे हिसाब से मेरी ये ओपिनियन है, मेरी ये सजेशन है, तो हर पार्टनर के पास राइट होता है ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करने का। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी गई, बट no change may be made in the nature of business without the consent of all partner। अगर आपको नेचर चेंज करना है तो उसके लिए तो भैया सबकी कंसेंट लगेगी, एक एक पार्टनर की कंसेंट लगेगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखो बुक्स में क्या आ जाता है, बुक्स में सारी आ जाती है, जितने भी इनवॉइस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जर्नल एंट्री, लेजर्स, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब इंस्पेक्ट करने का राइट सारे पार्टनर्स को होता है। ये हम लोग वहां पर भी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 9 में भी सिमिलर बात पढ़ चुके हैं कि सबके पास अकाउंट्स एक्सेस करने का राइट्स है। ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है सेक्शन 12 में। स्पेसिफिकली जो टर्म यूज किया गया है वो बुक्स यूज किया हुआ है, वहां पर जो टर्म यूज किया है वो अकाउंट्स यूज किया हुआ है। बेसिकली बुक्स इज अ ब्रॉडर कैटेगरी, बुक्स में ना और भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, फर्म से रिलेटेड सारी बुक्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का उनका हर पार्टनर का अधिकार होता है। और अगर वो पार्टनर मर जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो भी लीगल हेयर, उसके जो भी बच्चे होंगे, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या फिर उसका कोई एजेंट होगा, तो वो उसके पास राइट होता है एक्सेस टू बुक्स ऑफ द फर्म। तो बेसिकली डी और बी ई पॉइंट एक ही है। डी में बोल रहा है कि पार्टनर के पास अधिकार होता है, ई में बोल रहा है कि अगर पार्टनर मर जाता है तो उसके
लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर एजेंट, अगर उसने कोई अपना एजेंट अपॉइंट करके रखा था तो एजेंट, अगर एजेंट नहीं है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये लोगों के पास भी अधिकार होता है फर्म की बुक्स को एक्सेस करने का, चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का, जांच पड़ताल करने का। ठीक है, बुक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 12। इसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमारा सेक्शन नंबर 12 होता है कंप्लीट। सेक्शन नंबर 12 होता है कंप्लीट। अब मैम वैसे तो हमने एक एक पॉइंट को समझ लिया है, लेकिन इसका एनालिसिस बहुत बड़ा है, देखो इतना है, यहाँ तक है इसका एनालिसिस। तो इसका एनालिसिस एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, इसका एनालिसिस बहुत बड़ा है, इसका एनालिसिस एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, अगर कहीं कोई और एडिशनल पॉइंट होगा तो। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है, मेन सेक्शन से पढ़ना है कि एनालिसिस से पढ़ना है। सेक्शन नंबर 3 में, मतलब पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बोला था सेक्शन से पढ़ना, पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको बोला था एनालिसिस से पढ़ना, पॉइंट नंबर 1 में भी मैंने आपको बोला था एनालिसिस से पढ़ना। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12 में आ जाओ। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12A। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 12A, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हर के पास अधिकार है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट है कि सबके पास अधिकार है बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, राइट। दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ पार्टनर एंड मैनेजमेंट पावर इज को एक्सटेंसिव। जो मैनेजमेंट पावर होता है वो को एक्सटेंसिव होता है, मतलब सबका होता है, सबका बराबर बराबर अधिकार होता है। मेरा भी धंधे करने का राइट है, मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम धंधा नहीं करोगे, मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता तुम धंधा नहीं करोगे। अगर हम पार्टनर हैं तो मेरे पास भी धंधा करने का अधिकार है, यानी कि मैं भी अपना बिजनेस में पार्टनरशिप में एक्टिविटीज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर इज interfered and he has been wrongly precluded from participating therein। आपको एक एग्जांपल बोला है, मान लो कि 3 पार्टनर्स थे, बाबूराव, श्याम और राजू। अब राजू और श्याम को लगा कि बाबूराव तो अनपढ़ गवार है, उसको कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने ना बाबूराव को करने नहीं दे रहे हैं। जो बाबूराव एक पार्टनर है उसको पार्टिसिपेट करने ही नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहा है पार्टिसिपेट करने, तू नहीं करेगा मैनेजमेंट, तू भाग यहाँ से, तू भगा दिया उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पार्टनर का ना जो मैनेजमेंट पावर है ना उसको इंटरफेयर कर दिया, मतलब उसको करने नहीं दे रहे हैं और उसको रॉन्गली प्रिक्लूड कर दिया, मतलब हटा दिया पार्टिसिपेट करने से, उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं। बेचारे बेचारे बाबूराव को ना, बेचारे बाबूराव को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं मैनेजमेंट में। अब कैन द कोर्ट इंटरफेयर इन दिस सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चन है क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है? द आंसर इज यस, कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। यहाँ कोर्ट बाकी दोनों को बोल सकता है, अगर बाबूराव जो है ना कोर्ट में केस कर देता है कि ये लोग मेरे को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं मैनेजमेंट में, मेरा तो अधिकार है ना, मेरा तो अधिकार है मैनेजमेंट करने का, मेरा भी अधिकार है बिजनेस करने का, तो ये लोग मेरे को करने नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट क्या इंटरफेयर कर सकता है? द आंसर इज यस, कोर्ट यहाँ पर इंजंक्शन लगा सकता है श्याम और राजू के ऊपर कि तुम ये नहीं कर सकते, मत करो। तो कोर्ट इंजंक्शन लगा सकता है, मतलब स्टे ऑर्डर, मत करो मत करो मत करो मत करो। तो बाबूराव को रोको मत, बाबूराव को रोको मत, टोको मत, उड़ने दो, परी हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकता है, इंजंक्शन लगा सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द आंसर इज अफर्मेटिव, द कोर्ट कैन एंड विल बाय इंजंक्शन, मतलब इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं क्या? हाँ मैडम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं, भूल गए होगे ना? तो ऐसे अपने ऐसे ऐसे अपना हाथ लेना और ऐसे अपने आपके गाल में ना एक लगा लेना, ठीक है। कोर्ट कोर्ट इंजंक्शन लगा सकता है, हाँ, स्टे ऑर्डर, रेस्ट्रेनिंग अदर पार्टनर्स यानी कि राजू और श्याम फ्रॉम डूइंग सो, बाकी दोनों को मना कर सकता है, मत करो मत करो, बाबूराव को उड़ने दो, पार्टिसिपेट करने दो, ठीक है। इट मे बी नोटेड इन दिस कनेक्शन दैट अ पार्टनर हु हैज बीन wrongly deprived of the right to participation has also other remedies। जो बाबूराव है ना उसके पास एक नहीं और भी रेमेडीज है, क्या क्या? वो डिसोल्यूशन भी मांग सकता है मैम, वो सूट फॉर डिसोल्यूशन भी मांग सकता है। सूट मतलब केस करना, वो केस कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हाय अल्लाह, इतना भी कर सकता है, हाँ जी। सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन, वो सूट फॉर अकाउंट्स भी मांग सकता है, यानी कि मेरे को अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। तो ये वाला था आपका फर्स्ट पॉइंट कि हर पार्टनर का अधिकार होता है कंडक्ट में टेक पार्ट करने का, यानी कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, धंधा करने का, एक्टिविटीज करने का, कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने का हर पार्टनर का अधिकार होता है।
आप किसी को मना नहीं कर सकते, और अगर आप किसी को मना करते हो तो कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है, और कोर्ट स्टे ऑर्डर भी लगा सकता है। आप कोर्ट में इंजंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोर्ट में फर्म के डिसोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि पूरा धंधा ही बंद करवा दोगे, या फिर अकाउंट्स के लिए भी आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, the above mentioned provision of the law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners। मैंने क्या बोला था कि ये वाला लॉ तभी अप्लाई होगा जब कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट हमने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है। बात समझने का ट्राई करना कि अगर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिख दिया तो हम उस कुछ और को फॉलो करेंगे। याद आया क्या? यहाँ पर मैंने बताया था सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो हम कुछ और को फॉलो करेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग इस पॉइंट को फॉलो करेंगे, तो हम लोग इन पांचों पॉइंट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि हर पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, हर पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हम तब फॉलो करेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और हमने नहीं लिखा है तो हम इसको फॉलो करेंगे, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो हम उस कुछ और को फॉलो करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो हम उस कुछ और को फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल मैडम यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये जो लॉ हम फॉलो करेंगे ये तब एप्लीकेबल होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ लिखा ही नहीं है इस रेस्पेक्ट में। इट इज क्वाइट कॉमन to find a term in the partnership agreement which gives only limited power of management to a partner, or a term that the management will remain with one or more partner to the exclusion of others। कई बार हम लोग ना पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख देते हैं, मतलब जो हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है ना, जैसे ये हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इसमें हमने लिख दिया कि सिर्फ बाबू राव पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में, सिर्फ राजू और श्याम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हमने अग्रीमेंट में लिख दिया, हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि सिर्फ राजू और श्याम ही मैनेजमेंट करेंगे, पूरा बिजनेस करेंगे, बाबू राव कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ हमारा पार्टनर तो है लेकिन उसको धंधा करना नहीं आता है, हम उसको धंधा करने नहीं देंगे, नहीं तो वो नुकसान करवा देगा, वो नुकसान करवा देगा, तो हम बाबू राव को धंधा करने नहीं देंगे, हम बाबूराव को धंधा करने नहीं देंगे। तो उन्होंने अग्रीमेंट में लिख दिया कि बाबूराव धंधा नहीं करेगा, धंधा सिर्फ राजू और श्याम करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, और अगर हमने वैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन सच अ केस कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरपोज विद द मैनेजमेंट। उस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, right? Unless it is clearly made out that something was done illegally or in breach of trust reposed in such partners। उस केस में कोर्ट नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करेगी unless and until कुछ फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व हो, कुछ इलीगल वगैरह इन्वॉल्व हो, सिर्फ इस बात के लिए कि बाबूराव को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है, ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। इस केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल कोई फ्रॉड इलीगल चीज हो, कोई फ्रॉड या इलीगल चीज होगा तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगी, वरना नहीं करेगी। बट मैडम अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है कि बाबूराव के पास राइट है, कि श्याम के पास राइट है, कि राजू के पास राइट है, कौन करेगा धंधा, कुछ नहीं लिखा है, अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो जनरल रूल बोलता है कि सारे पार्टनर्स के पास अधिकार है, उस केस में आप किसी को मना नहीं कर सकते। अब राजू और श्याम बाबूराव को मना नहीं कर सकते कि तू धंधा नहीं करेगा, लेकिन अगर अग्रीमेंट में लिख दिया तो जो अग्रीमेंट में लिखा है उसको फॉलो करेंगे। अगर अग्रीमेंट में लिख दिया कि बाबूराव धंधा नहीं कर सकता तो फिर बाबूराव धंधा नहीं कर सकता। बात समझ में आई क्या? ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया क्या? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अच्छे से समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस, एनी डाउट? जल्दी बोलो। नो डाउट? ओके, ग्रेट। ठीक है, उसके बाद है, ये हो गया अपना फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। सेकेंड वाला पॉइंट है राइट टू बी कंसल्टेंट, सेक्शन 12C।
बाकी दोनों तो छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ा यही वाला था। राइट टू बी कंसल्टेड में क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी डिफरेंस अराइज बिटवीन द पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द व्यूज ऑफ द majority of them, and every partner shall have right to express his opinion before the matter is decided, but no change in the nature of business can be made without the consent of all the partners. This means that in the routine matters the opinion of majority will prevail. Of course, majority must act in good faith and every partner must be consulted as far as practicable. It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply where there is a change in nature of firm itself. In such a case unanimous consent is needed. वही वाली बात को फिर से लिखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी ये वाली बात तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि अगर आपको कोई रूटीन मैटर में चेंजेस करना है, कोई रूटीन मैटर में डिसीजन लेना है, तो मेजोरिटी के कंसेंट से काम चल जाएगा। बट अगर आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है, अभी तक आप फूड बना रहे थे, अब आपको सैलून खोलना है, तो उस केस में सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लगेगी। और अगर कभी भी कोई क्वेश्चन, कोई डिफरेंस होता है, कोई डिस्प्यूट होता है या कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मेजोरिटी की सुनेंगे, नॉर्मली मेजोरिटी की सुनेंगे, और हर पार्टनर के पास अपना ओपिनियन देने का अधिकार होता है। हर पार्टनर के पास अपना ओपिनियन देने का अधिकार होता है। ये वाला पॉइंट तो पूरा डिट्टो सेम है, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, प्रोवाइडेड वो गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी अपना हो चुका है। नेक्स्ट इज राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। ये वाला पार्टनर भी अपना हो चुका है कि एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सेस होना चाहिए उनके पास बुक्स का, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, टेकआउट कॉपी भी कर सकते हैं। देखो 3 पॉइंट लिखा हुआ है, वो एक्सेस भी कर सकते हैं। एक्सेस यानी मिलना, मिलना, मैं एक्सेस कर सकती हूँ यानी मैं उस चीज को देख सकती हूँ, उस चीज को मैं भी रीड कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट यानी जांच पड़ताल करना, मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती हूँ। टेक कॉपीज मतलब जेरोक्स कॉपी लेना, मैं उसकी जेरोक्स कॉपी भी घर ले जा सकती हूँ, मैं उसकी जेरोक्स कॉपी भी ले सकती हूँ। राइट, द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज बोनाफाइड, लेकिन इसको आप अच्छे पर्पस के लिए यूज करेंगे, गलत पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। बोनाफाइड यूज कर सकते हो यानी अच्छे राइट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, गलत इंटेंशन के साथ यूज नहीं करना है। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर उसके एजेंट है, वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं बुक्स का। तो ये तीन चारों पॉइंट तो सेम है, ये चारों पॉइंट तो सेम है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट नंबर 1 तो यहीं से करो, पॉइंट नंबर 1 यहां से पढ़ो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बाकी सारे पॉइंट ना आप ऊपर से मेरे हिसाब से पढ़ सकते हो। रुको, नीचे से ही पढ़ लो। हाँ, छोड़ो ऊपर वाला, छोड़ो ऊपर वाला, छोड़ो ऊपर वाला हटा दो, नीचे से ही पढ़ लो, नीचे से ही पढ़ लो। यानी इसको ना आप सेक्शन से मत पढ़ना, पॉइंट नंबर 4 को आप सेक्शन से मत पढ़ना, एनालिसिस से पढ़ना। इसको भी, फर्स्ट पॉइंट को भी, सेकेंड पॉइंट को भी, थर्ड पॉइंट को भी, फोर्थ पॉइंट को भी एक ही जगह से पढ़ना। दो दो जगह से सेम चीज पढ़ोगे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एनालिसिस, बस एक पॉइंट बी वाला ऐड कर लेना, एक और पॉइंट ऐड कर लेना लास्ट में, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर 5th पॉइंट करके लिख लेना, वो वाला पॉइंट, एवरी पार्टनर, वो जो भी पॉइंट है, क्या 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 पार्टनर है, एवरी पार्टनर शुड is bound to attend diligently, is bound to attend diligently, diligently, right, what is bound to attend diligently his duties in the conduct of business। तो आप यहाँ पर लिख लेना diligently his duties इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो या तो आप क्या करना, 5th पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही पॉइंट कवर किए गए हैं, बट ऊपर वाले में 5 पॉइंट थे। ये जो सेकेंड वाला पॉइंट था ये मिसिंग था, तो या तो यहाँ से सिर्फ सेकेंड वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो, या तो इसको वहां पर लिख लो। ठीक है, बी वाला पॉइंट बस नीचे नहीं था, बाकी सारे पॉइंट नीचे था, तो या तो ऊपर में से हाईलाइट कर लो बी वाले पॉइंट को, या तो अलग से लिख लो बी वाले पॉइंट को। तो इससे ये वाला पॉइंट हमारा होता है कंप्लीट। अब हम इसके नोट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4 दे दो, क्या है हमारा पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस।
लिखो सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, लिखो सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब इसमें एरो बना दो और सबसे पहले लिख दो अनलेस, लिख रहे हो ना? यस, लिख रहे हो ना आप लोग? एक बार मुझे बता दो, लिख रहे हो ना मेरे साथ? अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टनर्स। यस, लिख रहे हो, चलो ठीक है। लिखो मेरे साथ सेक्शन 12। हम लोग क्या नोट्स बना रहे हैं, देखो अब यहाँ पर आपको रिवाइज करने के लिए बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक पेज देखा, पूरा रिवाइज हो गया। ये एक पेज में इतनी देर में जो पढ़ा, 2 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। अब नेक्स्ट सेक्शन 12। सेक्शन 12 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टनर्स, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टनर्स। अब यहाँ पर आप एरो दे देना, एक एक करके सारे पॉइंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि एवरी पार्टनर, हर पार्टनर के पास क्या है? राइट टू टेक पार्ट। लैंग्वेज क्या था? टेक पार्ट। राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट। अब देखो कंडक्ट ही यूज करना वर्ड एग्जाम में। अब मुझे पता है कंडक्ट और एक्टिविटीज मैनेजमेंट का मतलब एक ही बात होता है, बट अगर आप ये सारे कुछ कॉमन कुछ लीगल टर्म्स फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अब इसको क्या ही अपनी लैंग्वेज में लिखोगे? ये खुद ही शॉर्ट में एक कीवर्ड है, तो आप कुछ बुकिश कीवर्ड्स भी यूज करना अपने एग्जाम में, अपने आंसर में। पूरा खुद से बना के मत लिखना, ठीक है? तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। और क्या पॉइंट था? इसी में नीचे करके लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा हो जाएगा, पहले दूसरा लिखती हूँ। दूसरा हो जाएगा अटेंड his duties diligently। अटेंड हिज ड्यूटीज डिलीजेंटली मतलब कि अपनी जो भी ड्यूटीज है वो सावधानी से करें, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट बहुत ही बड़ा वाला था कि तीसरे पॉइंट में था आपका कि हाँ, अब तीसरे पॉइंट में लिख लो कि डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। अगर ऑर्डिनरी मैटर में कोई डिफरेंस हो रहा है, एंड या फिर पहले लिख लो रूटीन मैटर्स और डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। रूटीन मैटर, रूटीन मैटर और डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। ये क्या हो जाएगा? रूटीन मैटर और डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर। ये इसके लिए हमें लगेगी कॉन्सेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। ये कैसे हो जाएगा? मेजॉरिटी के कॉन्सेंट से हो जाएगा, कॉन्सेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। बट 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 अगर हमें चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस करना है, क्या करना है? इफ वी वांट टू चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज द नेचर ऑफ बिजनेस, उस केस में आपको लगेगी, उस केस में आपको लगेगी कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इस केस में आपको लगेगी मेजॉरिटी की कॉन्सेंट, इस केस में आपको लगेगी कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब क्या बचे? अब क्या बचा? इसमें आप एक थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें आप एक थर्ड पॉइंट लिख सकते हो कि एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन,
every partner has right to express his opinion, right? थर्ड पॉइंट लिख दो यहाँ पर, every partner has right to express his opinion, ओपिनियन। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्या, मेरा कॉपी भर गया, जगह नहीं बची, एक पॉइंट बचा है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा छोटा करके इधर साइड पे ले आया। अब ये मेरा पहला पॉइंट था, ये मेरा दूसरा पॉइंट था, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। अब मैं चौथा पॉइंट लिखने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं चौथा वाला पॉइंट लिखने जा रही हूँ। बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को मैं मर्ज करके एक ही पॉइंट बना करके लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को मर्ज करके एक ही पॉइंट बना रही हूँ। क्या एवरी, अब यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, इसमें भी दो कॉलम बना देती हूँ। क्या दो कॉलम बना देती हूँ, एवरी पार्टनर, और अब यहाँ ना थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं ना इसको नीचे ले आके बना दे रही हूँ, यहाँ पर ले आके बना दे रही हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एवरी पार्टनर, और इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, ऑथोराइज्ड एजेंट, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, इन दोनों के पास राइट होता है टू, राइट टू एक्सेस, नंबर टू इंस्पेक्ट, नंबर थ्री टेक कॉपीज, एक्सेस, इंस्पेक्ट, right to access, to inspect and take out copies, take out copies, take out copies of books, of books। अब बुक्स क्या, ये आपकी इसकी बुक नहीं, बुक्स ऑफ फर्म, बुक्स ऑफ फर्म। ये बन गया आपका बहुत प्यारा सा चार्ट सेक्शन 12 का, बहुत प्यारा चार्ट बन गया आपका सेक्शन 12 का। इसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसके साथ हमारा सेक्शन 12 होता है कंप्लीट। ये हो गया आपका चौथी वाली बात। बेसिकली आपके बुक में 5 पॉइंट थे, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को अपन ने मर्ज कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट में एक बात और लिखो, फर्स्ट पॉइंट में एक बात और लिखो कि राइट टू टेक पार्ट हेयर, कोर्ट कैन इंटरफेयर, कोर्ट कैन इंटरफेयर, court can interfere and order injunction। क्या कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, हाँ, कोर्ट कैन इंटरफेयर एंड ऑर्डर इंजंक्शन। या फिर रुको, लिख लिए क्या, नहीं लिखे हो ना, लिख लिए क्या, लिख लिए थे, अरे यार इतनी जल्दी क्या रहती है, 2 मिनट रुकना चाहिए ना, मैं अभी सोच सोच के नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। एवरी पार्टनर इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पर लिखो इफ violated, if violated aggrieved party, you can say aggrieved party has, aggrieved party has three remedies: sue for injunction, sue for dissolution and sue
फॉर अकाउंट्स। जो भी बेचारी पार्टी होगी वो तीनों में से कोई एक रेमेडी ले सकती है। इंजंक्शन के लिए भी कर सकती है, डिसोल्यूशन अकाउंट्स, दैट इज लास्ट में लिख दो कोर्ट कैन इंटरफेयर, मतलब कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। अब लिख लो, अब लिख लो, अब लिख लो। और इसी के साथ अपना सेक्शन 12 का चार्ट होता है कंप्लीट। सेक्शन 12 का चार्ट होता है कंप्लीट, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ। ठीक है, हो गया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए। ठीक है, भले कम पढ़े लेकिन टॉपिक्स थोड़े हैवी हैवी थे और अपन नोट्स भी बना के पढ़े तो इसलिए टाइम लग गया। बट आज जो भी टॉपिक पढ़े थोड़े टेक्निकल थे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, रिविजन नहीं करोगे तो आप 2 सेक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, यार इसमें भी तो यही बोला था, इसमें भी तो यही बोला था, आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। इस चैप्टर में आपको क्यूमुलेटिव रिविजन लगेगा, इसलिए मैं प्रॉपर क्लास में नोट्स बना रही हूँ। आप अगर नोट से बार बार रिवाइज करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, कम से कम 2 बार ये इस दोनों पेज को घूर करके आना, ये दोनों पेज को 2 बार घूर करके आना। घूर करके मतलब याद करके, समझ करके, अच्छे से रिवाइज करके आना। ज्यादा नहीं है, पूरे बुक से नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, बुक एक बार रीड ले लेना, बुक एक बार रीड ले लेना। नोट से तो 2 बार रिवाइज करोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपन ने लास्ट पढ़ा सेक्शन 12, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है तो हम ये 1 2 3 4 बातों को फॉलो करेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ होगा तो उस कुछ और को फॉलो करेंगे। तो अज्यूमिंग कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा हुआ है, तो जनरल कंसेप्ट है कि हर पार्टनर मैनेजमेंट में टेक पार्ट करेगा। अगर आप किसी को मना करते हो तो वो बेचारा कोर्ट में केस कर सकता है फॉर इंजंक्शन डिसोल्यूशन अकाउंट्स, राइट, और कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट, आपको अपना काम डिलीजेंटली करना है। थर्ड, कि अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो मेजोरिटी की सुनी जाएगी। चेंज ऑफ बिजनेस करना है तो सबकी सुनी जाएगी, कंसेंट सबका चाहिए, लेकिन ओपिनियन देने का अधिकार तो सबका है। उसके बाद हर पार्टनर, और अगर वो मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार बनता है एक्सेस करना, इंस्पेक्ट करना, कॉपीज लेना सारी फर्म की बुक्स का। खत्म, 2 मिनट भी नहीं लगा अब इस सेक्शन को रिवाइज करने में, जिसको समझने में इतना ज्यादा टाइम लगा था। तो आई होप आप लोग इसको रिवाइज करके आएंगे, बिना रिवाइज किए तो आना मत। यूनिट 2 अपन ने चालू किया, 4 सेक्शन अपन ने किया, 9 10 11 और 12, 9 10 11 12, चारों सेक्शन को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। मैं आपसे एक लिस्ट बनवा रही थी, लिस्ट ऑफ सेक्शंस का, उस लिस्ट ऑफ सेक्शन में सेक्शन 9 10 11 12 को ऐड अप कर लेना। इसी के साथ कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, और वी कैन सम अप आवर टुडेस क्लास। एनी डाउट, एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट, हाँ ठीक है। प्लीज रीडिंग करके आना, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लास में एक बार के लिए समझ में आ जाता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी करके खुद अपने शांत दिमाग से समझना उस चीज को। जब आप किसी चीज को शांत दिमाग से बैठ के अकेले में सोचते हो ना, तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग के अंदर जाती है। तो प्लीज आराम से रिवाइज करना, जब रिवाइज करोगे एकदम शांति में बैठना, अकेले बुक खोल के, और पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करना, एग्जाम्पल्स के साथ सोचना, हाँ ऐसा 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 समझ समझ के रिवाइज करना, बिना रिवाइज किए मत आना। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राइट, इसलिए अच्छे से रिवाइज करके आना। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे। कल नॉर्मली 3:30 बजे ही मिलेंगे ना, आज बस लेट हुआ मेरे को, कल से 3:30 9:30 बजे ही मिलेंगे, 9:30 सॉरी। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, बाय।